बीम सबको पता है क्या होता है, ठीक है। बीम जो होता है स्टील बीम या इस्पाती धरने क्या होती है, इसका एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। धरन की संरचना का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, ठीक है। हमारा बीम होता है किसी भी स्ट्रक्चर में जितने भी ट्रांसवर्स लोड होते हैं, अनुप्रस्थ भार, उन भारों को वहन करने, उनको ट्रांसफर करने के लिए बनाए जाते हैं बेस में। कॉलम से होते हुए फाउंडेशन तक जो है सुपर स्ट्रक्चर पे जो लोड आता है उसको जो है क्या करता है, कॉलम से फाउंडेशन की तरफ जो है ट्रांसफर, ठीक है। तो हम जो बीम तैयार करेंगे, तो हम बीम बनाएंगे या डिजाइन करेंगे, वो इतना कैपेबल हो कि उस ट्रांसवर्स लोड को क्या कर सके, वहन कर सके, ठीक है। उस ट्रांसवर्स लोड को क्या करे, बियर कर सके। तो धरन जो होता है आपका किसी भी संरचना का क्या है, एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। धरन संरचना के अन्य अवयवों स्लैब, बीम कॉलम, वाल के माध्यम से अधिसंरचना, जो तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर है, अधिसंरचना पर आने वाले भारों की संरचना के निचले भाग अथवा अधिसंरचना या सब स्ट्रक्चर पर स्थानांतरित करता है, ठीक है। यानी कि ये एक माध्यम है जो जिसपे जब लोड लगता है तो क्या करता है, वह अपने थ्रू अधिसंरचना पर क्या करता है, उस लोड को अधिसंरचना पे सब स्ट्रक्चर पर उस लोड को क्या करता है, ट्रांसफर, ठीक है। इसीलिए जो है जो तुम्हारा कोई भी स्ट्रक्चर होता है जो भी, तो उसमें जो है तुम्हारे बीम की जो है रोल बहुत ज्यादा, ठीक है। लोड को बियर करने के आधार पे, उसको ट्रांसफर करने के आधार पे जो बीम की इंपॉर्टेंस वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसलिए विकल्पन में इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। कोई भी जो बीम होती है उस पर कितने तरह के जो है लोड कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले जो मैकेनिक्स पढ़े हुए तो वहां पे तुमको बताया हुआ कि बीम क्या होता है, कितने टाइप के बीम होते हैं, ठीक है। आगे भी बताएंगे। तो इस पर जो लोड लगता है वो क्या लगता है, परपेंडिकुलर लोड लगता है, ठीक है। वो यूडीएल भी हो सकता है, वो पॉइंट लोड भी हो सकता है, ठीक है। और जो लोड लगता है परपेंडिकुलर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लोड कहते हैं या अंतस्थ भार कहते हैं। जो तुम्हारी बीम होती है, तुम्हारा मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लिया एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक। तो इस पे जो लोड तुम्हारा लगेगा तो क्या होगा, वो ट्रांसफर इस तरह से, ठीक है। इस पे जो लोड लगेगा तुम्हारा क्या लगेगा, ट्रांसवर्स लोड लगेगा। ये लोड की क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, बीम पे परपेंडिकुलर लगाया जाएगा, इसको कहेंगे अनुप्रस्थ भार। धरन सामान्यतः क्षैतिज होती है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है तथा उस पर आने वाले भार ऊर्ध्वाधर होते हैं। उस पर जो लोड लगेगा वो क्या लगेगा, उस धरन के एक्सिस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या, लंबवत जो है लगा। यह भार सामान्यतः बिंदु भार, पॉइंट लोड अथवा एक समान, जो मैंने बताया अभी, ये जो लोड होता है वो पॉइंट लोड भी हो सकता है या यूडीएल भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या दोनों का संयोजन भी हो सकता है। हो सकता है कि एक ही बीम पे यूडीएल भी लगा हो और पॉइंट लोड भी लगा हो, ठीक है। तो ये जो है विभिन्न परिस्थितियां हैं लोडिंग की किसी भी बीम पे, ठीक। तो यहाँ पर हम जो है स्टील का बीम पढ़ रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर में बीम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो मटेरियल होगा बीम का क्या होगा, स्टील का, ठीक है। अब किस तरह से हम डिजाइन करेंगे, कोई भी बीम अगर हम डिजाइन करेंगे तो उसका मेथड जो है क्या होगा, विकल्पन का जो प्रिंसिपल है वो क्या, ठीक है। तो पहला स्टेप है, प्रथम चरण में संरचना पर आने वाले भारों की गणना की। जब भी हम कोई बीम डिजाइन करते हैं तो पहले ना उनमें सबसे बेसिक काम क्या है कि उस बीम पर कितना जो है लोड आएगा। सामान्यतः धरनों पर आने वाले भार अनुप्रस्थ भार होते हैं। मैंने भी बताया कि जो तुम्हारे बीम होते हैं उसमें जो लोड लगता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है या ट्रांसवर्स इन डायरेक्शन होता है। यहाँ से मतलब ये आपका जो लोड होगा वो उस बीम के एक्सिस पे बीम की लंबाई के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। स्टेप 2, द्वितीय चरण में इन भारों के परिणामों को विश्लेषण किया, ठीक है, कि जो लोड आ रहा है उसका जो हम देख लें किस किस पॉइंट कितना लोड आ रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में खंड का चयन करते हुए उस खंड की वो द्वितीय चरण में ज्ञात किए भारों के परिमाणों के संदर्भ में सुरक्षा के लिए जांच करनी है। जब हम लोड को डिफाइन कर लेंगे कहाँ पे कितना लोड लगेगा तो उस बीम को कितना कैपेबल अगर हम बना रहे हैं तो वो उतना लोड बियर कर पाएगा कि नहीं, उसकी सुरक्षा जो है
सुनिश्चित करी जाएगी, ठीक है, ताकि जो इस लोड के थ्रू क्या हो, उसमें जो है कोई विकृति ना दिखे, कोई जो है साइड इफेक्ट ना दिखे, बीम जो है फेल ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है किसी भी बीम के अभिकल्पन में या डिजाइन में उस पर आने वाले सभी लोड जो अनुप्रस्थ भार होते हैं नेचर में के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन परिणामों का अध्ययन जो है विस्तृत तौर पर इसलिए डिजाइन के पूर्व भी कर लिया जाता है। अब इसके बाद अनुप्रस्थ भारों का परिमाण, ठीक है, जब भी कोई अनुप्रस्थ भार यानी कि किसी बीम पे जब भी कोई ट्रांसवर्स लोड लगाया जाता है, ठीक है, चाहे वो पॉइंट लोड हो चाहे वो यूडीएल हो, उसके फलस्वरूप बीम में किस किस तरह के जो है तुमको प्रभाव दिख सकते हैं, इस चीज पे भी हमें ध्यान देना है कि किस किस तरह के जो है प्रभाव देखे जा सकते हैं किसी भी बीम में। तो क्या क्या हो सकता है, बेंडिंग हो सकती है जिसको बंकन कहते हैं, शियर हो सकता है, अपरूपण कहते हैं। आप जब मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए प्रत्येक बीम पे जो है सिखाया जाएगा, बताएगा किस तरह से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है किस किस पॉइंट। इसके बाद आपका कौन सा प्रभाव दिख सकता है, विक्षेप दिख सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। नंबर 4 वेव विकलांगता, वेव ट्रिपलिंग। वेव ट्रिपलिंग का यहाँ पे जो केस है वो आपको दिखाएंगे आप फिगर में, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे क्या होता है, हल्का सा जो है ट्रिपल कर जाए, ठीक है, हल्का सा उसका जो हिस्सा होगा क्या होगा, वो उस एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस से उसके वेव में क्या होता है, हल्का सा डेविएशन हो जाता है, क्या कहलाता है, वेव ट्रिपलिंग कहलाता है। और वेव व्यांकुचन क्या होता है कि पूरा जो लंबाई में क्या होता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे पे क्या होगा, इस तरह से जो है कर्व में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कुल मिलाकर 5 प्रकार की विकृतियां आपको देखने को मिल सकती हैं तो लोड आपके किसी भी बीम पर आएगा उस बीम के आधार पर। तो यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं एक बीम का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, और उस एग्जांपल के आधार पर कौन कौन से जो है प्रभाव उसमें देखने को मिलते हैं, बेंडिंग हुआ, शियर हुआ, बेंडिंग हुआ, विक्षेप डिफ्लेक्शन हो सकता है, ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका डिफ्लेक्शन दिखाया गया है, ठीक है, व्यांकुचन हो गया और विकलांगता हो गया, ठीक है, यानी कि वेव बकलिंग और वेव ट्रिपलिंग, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जब भी कोई इस्पाती धरन पे कोई लोड लगाया जाता है। आप एग्जाम्पल दिया गया है वो किसी आई सेक्शन के लिए दिया गया है, और आपके जो सिलेबस में है वो लैटरली सपोर्टेड बीम के लिए दिया गया है, ठीक है, स्टडी करना है हमें। अब इसके बाद जो है निष्कर्ष निकलते हैं, जैसे धरन में बंकन के फलस्वरूप बंकन प्रतिबल, बेंडिंग स्ट्रेस, जब भी जो है किसी बीम पर लोड पड़ता है तो उस बीम के लोड के फलस्वरूप क्या होता है, बंकन प्रतिबल या बेंडिंग स्ट्रेस जो है जनरेट होता है लोड के रिस्पेक्ट में। अगला पॉइंट है प्रतिक्रियाएं एवं भारों के कारण धरन खंड पर अपरूपण बल, जो आपका बीम है सेक्शन है उस पर क्या लगता है, शियर फोर्स लगता है, ठीक है। तो जो भी आपके बीम होंगे उसमें मैंने शुरू में ही बताया कि बीम होते हैं उस पे लोड जो लगता है तो लोड के फलस्वरूप क्या होता है, उस पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों जो है आरोपित जनरेट होते हैं, ठीक है। अब धरन में बंकन कारण इनके उसके विरूपण के बाद धरन के अनुदैर्ध्य अक्ष लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की स्थिति दर्शित है। इस अक्ष के अधिकतम विस्थापन डेल्टा को विक्षेप कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, जैसे लंबाई के अनुगत जो है एक्सिस होता है उसको क्या कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगा बीम का, ठीक है, और लोड के रिस्पेक्ट में ये जो है आपका विक्षेपण हो सकता है, ठीक है, विक्षेप यानी कि जो डेल्टा है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है उस बीम में, विक्षेप प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिक्रियाएं व धरन पर आने वाले बिंदु भारों का परिणाम धरन के वेग पर निम्नवत हो सकता है, ठीक है। तो ये आगे जो है आपको और भी इसके साइड पे देखने को मिल सकते हैं, वेग का विकलांगता होना, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया था ऊपर, और वेग में व्यांकुचन, व्यांकुचन और विकलांगता को अलग अलग स्थिति है किसी भी बीम के सेक्शन में। इसकी वजह से क्या होता है कि वेव में क्या होता है, विक्षेपण होता है, ठीक है, वेव में भी क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, अपने नियत एक्सिस से क्या करेगा वो डेविएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिखाया गया आपको जो ये आपकी बीम है
तो ये आई सेक्शन है। आई सेक्शन में क्या हो रहा है कि नियत एक्सिस क्या होता है, दोनों तरफ जो है जब विक्षेपण होगा, ठीक है, सेंटर से, तो वो क्या कहलाता है, वेव बकलिंग कहलाती है। और जब किसी वेव में जब किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे जो है आपका विक्षेपण होगा तो क्या कहलाएगा, वेव क्लिपिंग कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग कुछ और थ्योरीज की देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखो बीम के जो है टाइप दिए गए थे, ठीक है। कैंटिलीवर बीम हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, फिक्स बीम हो गया, कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो ये जो है टाइप ऑफ बीम दिखाए गए हैं जो अलग अलग लोडिंग के लिए बनाए जाते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, और उनको जो एंड होते हैं उसके अलग अलग सपोर्ट के आधार पर उनको जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये जो है अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, कंपाउंड बीम हो सकता है, ठीक है। ये सब आपके क्या है, कंपाउंड बीम है, क्योंकि एक से ज्यादा क्या है, मेंबर लगाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो बीम होगा उसके ऊपर किस तरह से जो है लोडिंग की जाएगी, स्मूथ स्लैब रखा जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा नीचे जो बीम है, ठीक है, इस बीम के ऊपर क्या रखा गया है, यहाँ पे स्लैब रखा गया है। ये कंबाइंड चैनल सेक्शन के लिए भी हो सकता है, आई सेक्शन पे भी रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे तुम लोग अपने आसपास के क्षेत्र में देखते होंगे कभी कभी, वहां पर क्या करता है, आई सेक्शन वाला एक बीम जो है इस्पात का आता है, एक नियत जो है लंबाई का, उसको लाकर क्या करते हैं, बीम की जगह उसको रिप्लेस करके रख देते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, स्लैब डाल देते हैं, ठीक है। ये जो है इसका एक एग्जांपल है जहां पर स्टील स्ट्रक्चर का प्रयोग करके क्या किया जाता है, बीम को रिप्लेस किया जाता है। ये कंक्रीट बीम से स्टील स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया गया। अब इसके बाद जो है जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जो मैंने अभी डिफ्लेक्शन डेल्टा बताया था आपको, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो स्पान, पूरे स्पान का बटा 320 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो डेल्टा मैंने बताया, डेल्टा इक्वल टू किसी भी बीम में, ठीक है, जिसपे लोड लगाया गया है, एक नियत लिमिट के अंतर्गत होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ लोडेड बीम, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ लोडेड बीम should be within a certain limit so that the strength and efficiency of beam should not be affected। यानी कि जिस बीम पर कोई लोडिंग की जा रही, चाहे यूटीएल हो चाहे वो पॉइंट लोड हो, उस लोड के रिस्पेक्ट में जो आपका डिफ्लेक्शन होगा उस बीम में, डिफ्लेक्शन मैंने बताया था, वो डिफ्लेक्शन जो है एक नियत लिमिट में होना चाहिए, ठीक है, ताकि उस लिमिट से क्रॉस होने पर वो लोड फेल ना करे, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू जो होगी उस डिफ्लेक्शन की वो कितनी होगी, स्पान, यानी कि स्पान जो भी 5 मीटर 10 मीटर हो डिवाइडेड बाय 320, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, उस लिमिट को दर्शाएगी, डिफ्लेक्शन के लिमिट को दर्शाएगी, ठीक है। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बीम सेक्शन दिया गया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन दिया गया है बीम सेक्शन का यहाँ पर। तो आप जो है क्लास 1 है प्लास्टिक होता है IS 800 के अनुसार, क्लास 1 प्लास्टिक होगा, क्लास 2 कॉम्पैक्ट होगा, क्लास 3 सेमी कॉम्पैक्ट होगा, क्लास 4 स्लेंडर होगा, ठीक है। तो ये चार जो है कंडीशन दिखाए गए, और भी होते होंगे, फिलहाल आपके जो है यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से 4 दिखाए गए। देखिए अब ये जो आपका जो है स्टील कोड में ये पेज नंबर 18 पे आपको देखने को मिलेगा, जहां से हम जो है कुछ कंडीशन को देखेंगे। जैसे इसके पहले हम जो है टेंशन ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर में देख रहे थे, उसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे कि B/TF कब होगा, कितना होगा, 9.4 एप्सिलॉन से ज्यादा या कम है, ठीक है। और D/TW का मान हमें देखना, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये दो रेशियो हमें चेक करने होंगे, जिससे हमें कुछ कंडीशन जो है पता चलेंगे, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि आपका जो लिमिट है वो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर, ठीक है। अब इसके बाद जो है इस कंडीशन को हम अभी आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे किस तरह से यूज करना है। अब यहाँ पे जो है कुछ एलिमेंट दिखाए गए हैं, सेक्शन दिखाए गए हैं, जैसे तुम्हारा आई सेक्शन। तो आई सेक्शन में जो स्मॉल बी का मान है वो आपका वेव के सेंटर से लेकर फ्लेंज के एक सिरे तक की आधी दूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको जो पूरी दूरी दिखाई दे रही होगी, ये पूरा जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कैपिटल बी मान लिया, ठीक है। तो जो वेव का सेंटर है ये आपका जो है वेव है, ठीक है, ये वेव है। तो इस वेव के सेंटर से लेकर
और उस फ्लेंज के एक सिरे तक के बीच की जो दूरी होगी, सीधी दूरी होगी, वो क्या कहलाएगी? स्मॉल वी कहलाएगी। ठीक है, और फ्लेंज की जो थिकनेस होगी क्या होगी? वो टीएफ होगी, यहाँ पे दिखाया गया है टीएफ। ठीक है, और वेव की थिकनेस कितनी है? टीडब्ल्यू है। और जो आपका डेप्थ है वो क्या है? स्मॉल डी। ठीक है, ये रोल्ड बीम एंड कॉलम के लिए। ठीक है, चैनल के लिए अलग होगा, रेक्टेंगुलर के लिए अलग होगा। यहाँ पे सब कुछ जो है एक एक करके दिखाया गया है। एंगल के लिए अलग है, टी के लिए अलग है। आप जो स्टील टेबल यूज करेंगे, स्टील टेबल में भी इस तरह से स्पेसिफाइड करके दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ फेल्योर, मेन फेल्योर मोड ऑफ बीम, बीम किस तरह से फेल्योर करेगा, यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पे 3D में दिखाया गया है। ठीक है, तो किस तरह से बीम जो है फेल कर सकता है अलग अलग जो है, जैसे आपका एक्सेसिव बेंडिंग होने क्या होगा। ठीक है, लेटरल टॉर्सनल बकलिंग किस तरह से होगी, लोकल बकलिंग किस तरह से होगी, लोकल फेल्योर किस तरह से होगा, यहाँ पे एक करके जो है दिखाया गया है। हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, जो हमें जो है देखना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें मात्र एक कंडीशन हमें फॉलो करना है, लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, जो भी डिजाइन या एनालिसिस हम पढ़ेंगे वो लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए हमें देखना है। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन है किसी भी बीम का, वो मेनली दो भागों में बांटा गया है। किस किस भाग में? पहला है आपका लेटरली सपोर्टेड बीम, दूसरा है लेटरली अनसपोर्टेड बीम। ठीक है, तो लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए कुछ कंडीशन हमें देखने हैं आगे। जैसे आपका लेटरली सपोर्टेड बीम का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आई सेक्शन है, इसके ऊपर क्या किया गया है? एक स्लैब को डाला गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई सेक्शन है आपका, यहाँ पे ब्रेसिंग की गई है। ठीक है, यहाँ पे जब कॉर्नर कॉर्नर मिला रहते हैं तो हम क्या बता रहे थे उसमें? ब्रेसिंग। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो क्या है? ब्रेसिंग है। कॉलम को दोनों बीम को आपस में क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये जो है लेटरल सपोर्टेड बीम के लिए है कंडीशन, और इसी के बारे में हमें जो है आगे डिजाइन और एनालिसिस करना है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ फार्मूले हमें देखने होंगे जो हमें कोड से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो स्टील कोड होगा आपका, उस कोड में जो है आप जब पेज नंबर 55 से आगे बढ़ेंगे तो 55-56 पे आपको क्या मिलेगा? इसके कुछ फार्मूले देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया वेव ऑफ सेक्शन नॉट ससेप्टेबल टू बकलिंग अंडर शियर बिफोर यील्डिंग। ठीक है, उसके लिए फार्मूला है d/tw, जो मैंने बताया था आपको, वो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 67 एप्सिलॉन। और जो एप्सिलॉन होगा वो क्या होता है आपका? अंडर रूट 250/fy। ठीक है, ये कंडीशन है आपका। इसके अलावा आगे dd का फार्मूला है a into fy अंडर रूट गामा m नॉट अंडर रूट 3 into गामा m नॉट। गामा m नॉट हमने बताया था 1.1 होता है। ठीक है, डिजाइन के टाइम में। और एमडी का फार्मूला बीटा बी जेड बी एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। ये सभी जो है फार्मूले आपको यूज करने के करके हम आगे बताएंगे किस तरह फार्मूले यूज करने हैं किस कंडीशन में। ठीक है, तो ये एमडी और यहाँ पे एफ वाई के रिस्पेक्ट में और जेडपी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एमडी का प्लास्टिक कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए अलग होगा और सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए अलग होगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे अभी फार्मूले के बेस पे। ये फार्मूला आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, सब कुछ जितना भी दिया हुआ है, क्या क्या कंडीशन में क्या क्या चीज है। जो बीटा बी है आपका यहाँ पर कितना होता है? 1 के बराबर होता है फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन। ठीक है, बीटा बी जो होगा आपका वो 1 होगा फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। अब यहाँ पर वेव बकलिंग और पिपलिंग दिखाया गया, इसको एक बार देख लेना, फिगर से समझ लेना। अब हम आते हैं सीधे न्यूमेरिकल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं इस पे आधार पे। जैसे यहाँ पे है आपका जैसे एक सवाल कर रहा है कि डिटरमाइन द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लैटरली सपोर्टेड बीम, जो कि आपके सिलेबस में है। डिटरमाइन द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ पूछ रहा है कितना होगा किसी लैटरली सपोर्टेड बीम के लिए, जो कि है कौन सा? ISMB 350 एट द रेट ऑफ 514 न्यूटन पर मीटर। Assume that the factor shear force is less than the design shear strength.
आपको ये एज्यूम करके सवाल लगाना है कि जो फैक्टर शियर फोर्स है वो कम है किससे, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ से, ठीक है। और स्टील का जो ग्रेड दिया हुआ है Fe 410, मैंने बताया हुआ है Fe 410 के लिए Fy कितना होता है, 250 होता है, ठीक है। Fy का मान Fe 410 के लिए 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अब जो आपको कंडीशन दिया गया, इस कंडीशन के आधार पर हम क्या क्या चीजें पहले काम करते हैं। 250 सबसे पहला काम ISMB 350 एट द रेट ऑफ 514, इसको जो है हम आई सेक्शन खोलेंगे अपने स्टील टेबल में, और स्टील टेबल में आपको जो है 350 एट द रेट ऑफ 514, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ वैल्यू निकालनी है, और डाटा गिवन जो भी हमें प्राप्त होगा उस स्टील टेबल से, तो हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ISMB 350 एट द रेट ऑफ 514, आपको जो है हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं एक बार कैमरे से। तो 350 514, 350 514 पेज नंबर आपको मिलेगा, ये स्टील टेबल में पहला ही सेक्शन है, ठीक है। स्टील टेबल में रोल्ड स्टील बीम जो आपका होगा, उस रोल्ड स्टील बीम में ISMB 350 एट द रेट ऑफ 514 को जो है आप देखेंगे, जब वहां पर स्मॉल h का मान जो आपको मिलेगा वो कितना होगा, 350 mm होगा। PF का मान कितना होगा, 140 mm होगा। TF का मान 14.2 mm होगा। TW का मान 8.1 mm, रेडियस एट रूट R1 आपका होगा 14 mm। ये सभी वैल्यू, इसके अलावा जो है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZE का मान दिया होगा 8.9 into 10 की पावर 3 mm3, ठीक है। प्लास्टिक मॉडुलस ZP का मान दिया होगा आपको 889.57, यानी कि 889.57 गुणे 10 की पावर 3 mm²। ये सभी वैल्यू, जितने भी वैल्यू मैंने अभी बताया H से लेकर ZP तक, सभी वैल्यू जो है आपको एक सीधी लाइन में एक करके जो है आपको स्टील टेबल में देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप जो है ISMB 350 514 देखेंगे न्यूटन पर mm², तो सबके लिए जो है अलग अलग वैल्यू आपको 350 mm, आपको H का मान, BF का मान, TF TW, रेडियस एट रूट R1, ZE और ZP का मान जो एक करके आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। सीधे आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब जो हमें कुछ फार्मूले में ध्यान देने होंगे, यहाँ पे हमें दो चीज निकालने क्यों, क्योंकि हमें जो है कंडीशन चेक करने हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पेज नंबर 8 पे दिया रहेगा, हमें दो कंडीशन जो है चेक करने हैं। पहला कंडीशन आपका क्या है, B/TF का मान, B/TF का मान हमें चेक करना है कि कितना है। B/TF हमें निकालना होगा और T/TW निकालना होगा। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा डाटा हमें पहले से प्राप्त है जो हम यहाँ से निकाल पाए। तो हमें जो है दो चीजें इसमें निकालनी होंगी जो कि नहीं दी हुई है आपकी टेबल में। एक आपका है B, ठीक है, और दूसरा है आपका क्या, d, ठीक है। d और b, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। d, ये जो फार्मूला है आपका d का, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। d इक्वल टू h माइनस 2 ब्रैकेट में TF प्लस R1, ठीक है। d इक्वल टू h माइनस 2 TF प्लस R1, ये कहां से आया एक बार आपको बता देते हैं हम। d का मान यहाँ पे देखिए, ठीक है। d कहां से कहां तक है, आपका जो वेव का डेप्थ है, ठीक है, ये होगा आपका d। तो d आपको जब निकालना होगा तो यहाँ पर बताया गया था, नीचे देखिए, कैपिटल H कहां से कहा था, ये पूरा आपका हाइट था कैपिटल H, यहाँ से लेके
फ्लेंज के अपर सिरे से लेके लोअर सिरे के बीच की जो दूरी थी वो आपकी कैपिटल स्मॉल एच थी, ठीक है। तो स्मॉल एच में से जब हम दोनों साइड के फ्लेंज की थिकनेस हम घटा देंगे along with R1, तो क्या निकल जाएगा, स्मॉल डी निकल जाएगा। तो यहीं से वो फार्मूला जनरेट किया गया है। तो यहाँ से स्मॉल डी का मान हम निकाल लेंगे उस फार्मूले का यूज करके, जो कि हमने समझाया अभी कि स्मॉल डी क्या था, पूरे कैपिटल एच में से माइनस क्या किया हमने, ऊपर और नीचे दोनों साइड फ्लेंज थे तो यहाँ पे दो चिपला कर दिया, और एक फ्लेंज की थिकनेस कितनी होगी, TF प्लस R1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल डी आपको जो है हमने जब निकालेंगे तो वैल्यू रखते हैं हम, स्मॉल एच की जगह क्या रखेंगे हम 350, तो 350 रख दिया स्मॉल एच की जगह। फिर आपका -2, तो -2 ब्रैकेट में इंटू TF थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना है 14.2, यहाँ पे 14.2 रख दिया, ठीक है। इसके बाद जो है R1 हमने देखा यहाँ पर कितना है 14 है, तो यहाँ पे क्या किया 14 रख दिया। तो वैल्यू आपकी कितनी स्मॉल डी की आ गई 293.6 mm। ये जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉल डी का मान होगा 293.6 mm। और दूसरे कंडीशन के लिए मैंने बताया था स्मॉल डी के अलावा और क्या निकालना होगा आपको, स्मॉल बी निकालना होगा। स्मॉल बी मैंने बताया था पूरे जो है वेव के विड्थ का आधा होता है, ठीक है, सॉरी फ्लेंज के। तो जो फ्लेंज है आपका पूरा जो लंबाई था उसका क्या करेंगे हम आधा कर देंगे। तो पूरी जो है फ्लेंज की विड्थ कितनी है आपकी यहाँ पर जो दी गई है 140 mm। जो फ्लेंज की विड्थ है वो कितनी है आपकी, BF इक्वल टू 140। जैसे मान लीजिए आपका बीम है, आई सेक्शन है इस तरह से, ठीक है, ये फ्लेंज हो गया आपका, ये वेव हो गया, फिर क्या है आपका फ्लेंज है। तो ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है 140 mm है BF का मान। और मैंने बताया था कि स्मॉल बी कहाँ से कहाँ तक था, सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी स्मॉल बी होगी। तो इसको आधा कर देंगे हम, क्या करेंगे 140 का आधा कर देंगे, यहाँ पर देखिए 140/2 कर दिया है, यहाँ पे 20 नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे इसको हम नहीं मानेंगे 0, हटा देंगे। 140/2 करोगे तो स्मॉल बी का मान हमें मिलेगा, ठीक है। अब हमें कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। कंडीशन क्या क्या है मैंने बताया था, दो कंडीशन हमें चेक करने हैं। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है B/TF का मान 9.4 से कम है अथवा नहीं है, और दूसरा कंडीशन D/TW का मान 84 एप्सिलॉन से कम है अथवा नहीं है। ये दो कंडीशन में चेक करना है। अगर ऐसा होगा इससे कम है तो सेक्शन कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कंडीशन, पेज नंबर आपको 18 पे स्टील कोड में देखने को मिलेगा, पेज नंबर 18 पे, वहां पे मैंने स्कैन करके ये वैल्यू जो है लगा रखी है पेज नंबर 18 का, जो कि आपके स्टील टेबल में। यहाँ देखिए यहाँ पर जो आपका B/TF रेंज में जो आपकी वैल्यू होगी, रेशियो होगा B/TF को 9.4 एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका वेव में होगा आई सेक्शन के लिए वो क्या होगा, B/TW को 84 एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्लास कौन सा माना जाएगा, प्लास्टिक के क्लास में आ जाएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन का मान मैंने बताया था, जो आपका एप्सिलॉन होगा √250/FY होगा, ठीक है, अंडर रूट में। तो 250/FY कितना होगा, 250 होगा। तो √250/250 यानी कि 1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। जो वैल्यू आपको दी गई थी क्या वो कंडीशन फॉलो हो रही है अथवा नहीं, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन B/TF, तो B मैंने निकाला 140/2 करके, और यहाँ पे TF रखा क्या है 14.2, यहाँ पे आपने स्टील टेबल से निकाल रखा है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 4.93 आएगा ये रेशियो B/TF, ठीक है, जो कि कम है किससे 9.4 से, यानी पहला कंडीशन B/TF 9.4 से कम है, तो पहला कंडीशन फॉलो होगा B/TF के लिए। अब D/TW चेक करना है, D हमने निकाला है 293, तो हमने रख दिया D की जगह 293/6 और TW की जगह रखा है 8.1। तो ये रेशियो जब निकाला तो 36.25 आ जाएगा वैल्यू। इससे हमने देखा कि ये D/TW क्या है आपका 84 से कम है। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका मतलब क्या है आपका
जो सेक्शन का क्लासिफिकेशन होगा किस क्लास में आएगा, प्लास्टिक में। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक और कंडीशन चेक कर लेंगे। आपको सेम पेज पे, पेज नंबर 18 पे आपको एक कंडीशन और देखने को मिलेगा, बी अपॉन टी डब्ल्यू क्या 67 से भी कम है, 67 एप्सिलॉन से, तो हम वैल्यू बी अपॉन टी डब्ल्यू की जो निकाले हैं वो 36.25 है। ठीक है, तो जब 36.25 है तो यानी क्या है, 67 से कम है, तो 67 से अगर कम हो रहा है, 67 से भी कम हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वेव की बकलिंग को निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका जो वेव है वो क्या है, सेफ है, उसकी बकलिंग को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 67 एप्सिलॉन से डी अपॉन टी डब्ल्यू का मान कम है, तो वहां पर वेव बकलिंग जो है आपको निकालने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। इसके बाद बेंडिंग स्ट्रेंथ हमें निकालना है, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ जो एमडी होगा उसके लिए फार्मूला आपका होता है एमडी इक्वल टू बीटा बी जेड पी इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट। ठीक है, मैंने बताया था कि बीटा बी क्या होगा, 1 होगा जब प्लास्टिक सेक्शन का होगा। तो हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, क्लास निकाला है प्लास्टिक सेक्शन के लिए, तो एमडी यहाँ पर बीटा बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और जेडपी यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे एमडी के लिए जो, इसमें जेडपी एफ वाई और गामा एम नॉट, तो जेडपी कितना हमने जो है नोट किया था वहां से 889.57 into 10 की पावर 3 mm क्यूब, तो जेडपी हमने रख दिया 889.57 into 10 की पावर 3। इसके बाद एफ वाई कितना है, 250 है, और गामा एम नॉट 1.1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको कितनी आएगी, 202.15 किलो न्यूटन मीटर होगी एमडी का मान। ठीक है, अब इसके साथ एमडी का एक और फार्मूला हम देख लेंगे, तो दोनों में जो कम वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। दो कंडीशन में चेक करने हैं, एमडी के लिए बीटा बी के लिए फार्मूला, एमडी के लिए 1.2 जेड ई एफ वाई इनटू गामा एम नॉट। ठीक है, तो ये प्लास्टिक के लिए था, ये इलास्टिक के लिए, तो जेड एमडी इक्वल टू 1.2 जेड ई एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट, तो 1.2 जेड ई हमने यहाँ पे नोट किया है, जेड कितना है 778.9 into 10 की पावर 3, तो यहाँ पर हमने रख दिया वैल्यू एफ वाई का मान 250 डिवाइड बाय गामा एम नॉट कितना है 1.1 into 10 की पावर 6 किलो न्यूटन मीटर में, ये वैल्यू जो आपकी आएगी वो क्या होगी 212.427 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी दोनों में कंपैरिजन जब हम करेंगे एमडी का मान, तो लोअर वैल्यू कितनी आई हुई है आपकी 202.15 और 212.42, यहाँ पर जो लोअर वैल्यू हुआ 202.15 किलो न्यूटन मीटर, वो आपका जो है सर डिजाइन बेंडिंग आपकी आवाज रुक गई थी बीच में।